तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। सेट नंबर 4 है ये हमारा, और सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के सवाल को हमने कवर किया है इसमें। तो जो कुछ चर्चित शब्दावली रहे हैं जिन पर आयोग अक्सर सवाल पूछती है, ऐसे प्रश्नों का समावेश है इसमें। देखेंगे जो पहला प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड में रूपकुंड झील के वर्तमान में सिकुड़ने का मुख्य कारण क्या है। झील के आसपास वनों की कटाई या स्थानीय समुदायों द्वारा पानी का अत्यधिक दोहन या आसपास में बांधों का निर्माण या जलवायु परिवर्तन, वैसा पैटर्न में बदलाव और गाद में वृद्धि। तो सही विकल्प इसका डी हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन, वर्षा पैटर्न में बदलाव और गाद में वृद्धि ये उत्तराखंड में रूपकुंड झील के वर्तमान में सिकुड़ने का मुख्य कारण है। डी विकल्प है ना। अभी जो रूपकुंड झील है असल में जो कि उत्तराखंड के उच्च ऊंचाई क्षेत्र में स्थित है और ग्लेशियर झील है ये, तो यहाँ पे मेनली जलवायु परिवर्तन के कारण यह सिकुड़ रही है और इसकी जो प्राकृतिक गतिशीलता है ये भी बदल रही है। तो देखिए क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वर्षा का पैटर्न बदल गया है, जिससे बर्फबारी कम हो गई है, ठीक है, इन क्षेत्रों में, और बारिश बढ़ गई है, जिससे ये जो परिवर्तन है ये झील के जल संतुलन को प्रभावित करती है, जिससे यह समय के साथ सिकुड़ती जा रही है। इसके अलावा बढ़ती हुई गाद झील की गहराई और सतह क्षेत्र को कम कर रही है। साथ ही साथ झील में तलछट के जमाव से पानी को बनाए रखने की जो इसकी क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, और इसकी वजह से इसका आकार जो है सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि वैश्विक जलवायु प्रणालियों पर ध्रुवीय बर्फ पिघलने के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आर्कटिक बर्फ के पिघलने से थर्मोहेलिन परिसंचरण बाधित हो सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हो सकता है, ठीक है। दूसरा कथन है कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तीसरा कथन है कि अंटार्कटिक बर्फ के पिघलने से इसकी सीमित बर्फ के मात्रा के कारण वैश्विक समुद्र के स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए पहला कथन है कि आर्कटिक बर्फ के पिघलने से थर्मोहेलिन परिसंचरण बाधित हो सकता है। तो सही है, क्योंकि आर्कटिक की पिघलती जो बर्फ के पिघलने से जो मीठे पानी का प्रवाह है ये थर्मोहेलिन परिसंचरण को बाधित कर सकता है, जो कि वैश्विक महासागरीय धाराओं को चलाने का काम करता है और जलवायु पैटर्न को नियंत्रित करता है। तो ये बाधित हो सकता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से मीथेन निकलता है, और मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन में योगदान देती है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन है ये असत्य है, क्योंकि जब आर्कटिक का बर्फ पिघलेगा या फिर ये कहें जो यहाँ बर्फ के विशाल चादर हैं इनके पिघलने से वैश्विक समुद्र के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे संभावित रूप से समुद्र के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तो इसलिए तीसरा कथन यहाँ पे जो है ये गलत है। तो यहाँ पे सही कितने हैं? 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 2। अगला देखेंगे तीसरा प्रश्न है कि कौन सी घटना समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवों की ओर उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियों की आवाजाही का वर्णन करती है। महासागर निषेचन, उष्णकटिबंधीकरण या ध्रुवीय प्रवर्धन या समुद्री ऊष्मा तरंगे। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीकरण या जिसे कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन। असल में जो उष्णकटिबंधीकरण है तो इस शब्द का उपयोग समुद्री जीवन के बड़े पैमाने पर होने वाले हलचल का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे होता क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय समुद्री प्रजातियाँ हैं ये जलवायु परिवर्तन के कारण, बढ़ती समुद्री तापमान के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, और यह घटना ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव का यानी कि उष्णकटिबंधीकरण के प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम है।
तो होता क्या है कि जैसे जैसे पानी गर्म होता है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के अनुकूल जो प्रजातियां हैं ये ऊंचे अक्षांशों की ओर अपना दायरा बढ़ाती हैं, यानी कि ध्रुवों की ओर गति करने लग जाती हैं। जबकि जो समशीतोष्णीय प्रजातियां हैं ये पीछे हटती हैं, मतलब ये भी ध्रुवों की ओर ही जाती हैं। तो इससे क्या होता है, इस बदलाव से जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य जाल और प्रजातियों की जो परस्पर क्रियाएं होती हैं ये बदल सकती हैं और संभावित रूप से मत्स्य पालन और जो तटीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं। और ये जो उष्णकटिबंधीकरण है असल में समुद्री जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के दूरगामी परिणामों का एक स्पष्ट संकेतक है और हमारे महासागरों में इन परिवर्तनों को कम करने और उनके अनुकूल होने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, यानी कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये सब न हो। ठीक है, और अगला देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं जो पानी में आमतौर पर और कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। दूसरा कथन है कि सभी साइनोबैक्टीरिया विषाक्त पदार्थ उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरा कथन है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण साइनोबैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो रही है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे असल में तीनों कथन सही हैं। देखिए, साइनोबैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीव हैं और पानी में सामान्यतः पाए जाते हैं और कभी कभी मिट्टी में भी पाए जाते हैं, और जो सभी साइनोबैक्टीरिया होते हैं सामान्यतः विषाक्त पदार्थ उत्पन्न नहीं करते, यानी कि जो सभी साइनोबैक्टीरिया हैं टॉक्सिक का प्रोडक्शन नहीं करते। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण जो विषाक्त पदार्थ हैं ये अधिक बार उत्पन्न हो रहे हैं। और ये सवाल इस संदर्भ में है कि हालिया वर्ष 2020 में हुआ क्या था कि बोत्सवाना के डेल्टा क्षेत्र में, जिसका नाम ओकावांगो है, वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया से दूषित पानी पीने से सैकड़ों हाथियों की मौत हो गई थी, लगभग 300 हाथियों की मौत हो गई थी। तो इस संदर्भ में साइनोबैक्टीरिया से संबंधित ये प्रश्न है। और तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण साइनोबैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये कथन भी सत्य है। असल में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लूम जो हैं ये लोगों और जानवरों को इनसे नुकसान हो सकता है, और वैज्ञानिक इनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। क्योंकि क्या है, जलवायु परिवर्तन से पानी का तापमान गर्म हो जाता है, जिससे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो हैं पसंद करते हैं, इसकी वजह से इनका ब्लूम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित पर विचार करें। जल, अपघटक, मिट्टी, गैर हरे पौधे। उपर्युक्त घटकों में से कितने पर्यावरण के जैविक घटक हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? तो पर्यावरण की अगर हम बात करें तो सामान्य शब्दों में ऐसा है कि किसी जीव के चारों ओर का आवरण जो है पर्यावरण कहलाता है, यानी कि सामूहिक रूप से किसी जीव को उसके जीवन काल में सभी प्रकार से प्रभावित करने वाले घटकों को पर्यावरण कहा जाता है। अब इस घटक में 2 चीज़ होते हैं, पहला सजीव घटक, दूसरा निर्जीव घटक। तो सजीव घटक जिसे कि जैविक घटक कहा जाता है और निर्जीव घटक जिसे कि अजैविक घटक कहा जाता है। तो सजीव में हरे पेड़ पौधे आते हैं, गैर हरे पौधे आते हैं, इसके अलावा अपघटक आते हैं, परजीवी आते हैं, सहजीवी आते हैं, जानवर मतलब पशु पक्षी आते हैं, स्वयं मनुष्य आता है सजीव घटक में। निर्जीव में ऊर्जा हो गया, विकिरण हो गया, तापमान और ऊष्मा संचरण आते हैं, इसके अलावा पानी आते हैं, वायुमंडलीय पवन और हवा आते हैं, आग हो गया ये आता है, गुरुत्वाकर्षण आता है और स्थलाकृति आता है, मृदा आता है और साथ ही साथ भूगर्भिक आधार भी निर्जीव घटक के रूप में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपघटक और गैर हरे पौधे ये पर्यावरण के जैविक या सजीव घटक हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सही हैं। अपघटक और गैर हरे पौधे ये जो हैं पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 6वां नंबर प्रश्न कि ऊर्जा पिरामिड दर्शाता है। पहला कथन है कि प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर में संग्रहित ऊर्जा की पूर्ण मात्रा।
दूसरा कथन है कि ट्रैफिक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह की दर। तीसरा है कि ऊर्जा पिरामिड का पैटर्न ऊष्मागतिकी के नियमों को दर्शाता है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। तो पहला कथन देखें, तो पहला कथन जो है कि प्रत्येक ट्रैफिक स्तर में संग्रहित ऊर्जा की पूर्ण मात्रा, तो यह कथन गलत है, क्योंकि होता क्या है कि जो ऊर्जा पिरामिड होता है असल में ये ट्रैफिक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है और यह संग्रहित ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को नहीं दर्शाता। तो इसलिए पहला गलत है यहाँ पे। दूसरा जो है प्रवाह की दर, तो ये सही है कि ये जो ऊर्जा पिरामिड है आमतौर पर ट्रैफिक स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह की दर को दर्शाता है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। और असल में जो ऊर्जा पिरामिड होते हैं ये हमेशा सीधे होते हैं, हालांकि कभी कभी बायोमास पिरामिड जो हैं उल्टे हो सकते हैं। और यह पैटर्न जो है ऊष्मागतिकी के नियम को बताता है, जो ये बताता है कि कोई भी ऊर्जा नहीं बनाई, मतलब नई ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, तो यहाँ भी सही विकल्प बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सत्य हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, तीसरा जो है वो असत्य है। आगे 7वां नंबर देखें। 7वां नंबर प्रश्न है कि मैंग्रोव ज्वारीय दलदल और समुद्री घास के मैदानों के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र तटों के साथ कई लाभ और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कई तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा। दूसरा, तटीय जल गुणवत्ता का विनियमन। तीसरा है कि व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य पालन के लिए आवास का प्रावधान। चौथा है कि तूफानों और समुद्र के स्तर में वृद्धि से सुरक्षा। पांचवा है कि वायुमंडल से तटीय नीले कार्बन को अलग करना और संग्रहित करना, यानी कि ब्लू कार्बन की बात कर रहा है कि उसको अलग करना और उसको कलेक्ट करने का काम करना। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं, यानी कि मैंग्रोव, ज्वारी दलदल और समुद्री घास के मैदानों के जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र बनते हैं, तो इससे जो लाभ होते हैं वो क्या, इनमें से कौन कौन है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा कि सभी 5 कथन सत्य हैं, क्योंकि ये तटीय समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा का काम करते हैं, इसके अलावा तटीय जल गुणवत्ता का विनियमन भी करते हैं, और ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य पालन के लिए आवास का प्रावधान भी करते हैं। साथ ही साथ ये तूफानों और समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से सुरक्षा प्रदान भी करते हैं, और जो ब्लू कार्बन है उसको उनके संग्रहण और संचयन का काम भी करते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी 5। ठीक है, अब अगला देखिए। तो 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि मैंग्रोव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बहुत ही विशिष्ट वन हैं, बहुत ही विशिष्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कुछ समुद्री तटों की सीमा पर स्थित हैं, और दूसरा कथन है कि वे तटरेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा कथन है कि वे कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में नहीं उगते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं बताना है आपको। तो देखिए, जो पहला कथन है कि मैंग्रोव जो हैं ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बहुत ही विशिष्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो कुछ समुद्री तटों की सीमा पर स्थित है। सत्य है ये, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्र तटीय इलाकों में ये मैंग्रोव वन जो हैं ये पाए जाते हैं। दूसरा कथन कि तटरेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं, यह भी सत्य है। तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन है कि वे कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में नहीं उगते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके लिए अगर ऑक्सीजन कम भी हो तो ये जो मैंग्रोव वन होते हैं आसानी से उगते हैं, क्योंकि इनके लिए इसमें उसी प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत। तो यहाँ पे जो कथन सत्य हैं वो 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सत्य हैं। अगला 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि बायोटोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि एक पारिस्थितिक क्षेत्र है जो आमतौर पर एक पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ा होता है। दूसरा है कि यह जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है। तीसरा है कि आला जैव विविधता प्रसार के लिए बायोटोप को एक दूसरे से अलग करना एक आम बात है।
बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो बायोटोप के बारे में सबसे पहले जान लें। तो असल में जो बायोटोप है ये एक ऐसा पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जो जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है। यानी कि जो बायोटोप है, असल में जो बायोटोप शब्द है ये जो आवास शब्द है हैबिटेट, लगभग उसका पर्यायवाची होता है। तो ये जो बायोटोप है असल में एक बड़े पैमाने का घटना नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए एक पार्क, कोई भी एक पार्क मान लें, या हमारे घर के पीछे जो छोटा बगीचा हो वो मान लें, या यहाँ तक कि जो गमले में लगा हुआ पौधा है उसे ले लें, या जो मछली का टैंक है यह भी एक बायोटोप हो सकता है। तो बायोटोप जो है एक पारिस्थितिकी क्षेत्र होता है जो कि जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है या विशेष श्रेणी के बारे में बताता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कि जैविक समुदायों की एक विशेष श्रेणी का समर्थन करता है, यह सत्य है। तीसरा कथन भी असत्य हो जाएगा। असल में जो ये बायोटोप है ये एक मैक्रोस्कोपिक नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता को संरक्षित करने का एक सूक्ष्म या माइक्रो दृष्टिकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा सिर्फ एक सही होगा, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। यानी कि इसमें पहला और तीसरा गलत है, सिर्फ दूसरा जो है वो सही है। तो साथियों बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित जो भी बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, जो 2014 से लेकर जो कुछ रिपीट हुए हैं वो, और जो वर्तमान घटनाक्रम है और जिस पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि अब नोटिफिकेशन लगभग आने ही वाला है तो बेहतरीन लगे रहें। नमस्कार, जय हिंद।